हेलो फ्रेंड्स, बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जो वीडियो रहने वाली है, इसमें हम इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हैं। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं। मैंने ट्राई किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस उठाने की। अगर आपने अभी तक तीनों लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सबसे पहले लेक्चर्स को लगाएं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसके लिए आएँ। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सबसे पहले लेक्चर्स को गो थ्रू करिए, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बायोकेशन एकेडमी है हमारी, वो नेक्स्ट मंथ से एक नया बैच जो है दिसंबर वाले CSIR के लिए वो लॉन्च करने वाली है। ऑनलाइन बैच रहेगा और इस बैच की जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज़ है। इसमें आपको मिलने क्या क्या वाला है, तो आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको डेली DPPs मिलेंगी, उसके बाद डाउट क्लासेस आपकी जो है वो इंडिविजुअल डाउट क्लासेस भी आप ले सकते हैं, है ना। और कभी भी जब भी आपको डाउट हो तब आपको जो डाउट क्लास है वो आपको मिल जाएगी। स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस इंडिविजुअल अटेंशन के साथ आपको ये सब कुछ जो है वो दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, यूनिट वाइज PYQ प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी शुरू करवा दी जाएगी, ताकि जितने भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा होगा यूनिट को पढ़ के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कैसे एग्जाम में आपको लगाने हैं, है ना, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को डिकोड करना है, वो सब कुछ आप PYQ प्रैक्टिस से सीखते हैं। तो इतना सब कुछ जो है वो आपको मात्र 6,000 रुपये में मिलेगा। जो भी बच्चे JRF नेट के लिए दिसंबर वाला जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो नहीं स्पेंड करना चाहते हैं इस चीज़ पे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं इन पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमें फिजिकली अगर विजिट करना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पे आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स। आपको अलग अलग इकोसिस्टम्स दिए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओपन ओशन, अल्गल बेड एंड कोरल रीफ्स, मार्श एंड स्वैम्प्स। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स दीज इकोसिस्टम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स है ना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल सकता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, उसने किसके बेसिस पे पूछा है। अब जैसे यहां पे देखो, एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, वर्ल्ड की बात की है और एनुअल मतलब पूरे साल की भी बात की है, उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो एक सीक्वेंस जो है वो चूज करना पड़ेगा और जो इकोसिस्टम्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जिसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा उसके बाद, और नेक्स्ट जो है वो इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने इकोसिस्टम्स जब पढ़े थे, है ना, बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ओशनिक इकोसिस्टम होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, सवानास हो गए, उसके बाद कॉनिफेरस हो गए जिसको हम ताइगा कहते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड का अलग होता है, टेम्परेट ग्रास लैंड्स हो गए, वुडलैंड, श्रब्स, एस्चुरीज, हमने बहुत सारी इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है ना, जब भी हम अलग अलग फील्ड में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एनुअली पूछ लिया, तो इसके ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर एनुअली वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करें कि इसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो सबसे पहले तो आप देखो एरिया देखते हो यहाँ पे कि कोई चीज कितने एरिया में फैली हुई है। अगर आप अर्थ पे देखो तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, ओशन देखने को मिलेगा। ओशन का एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे एनुअली या वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहा है, पूरे साल में आप देखो ओशन में पानी रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर धूप पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो कहने का मतलब ये है जो भी उसमें प्राइमरी जो भी आपके प्रोड्यूसर्स रहते हैं, है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह रहते हैं, वो आराम से अपनी फोटोसिंथेसिस पूरे साल जो है ना, एक कांस्टेंट रेट से कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है ओपन ओशन की। क्लियर है बात? अगर आपसे यूनिट पर एरिया के हिसाब से पूछ ले, यूनिट पर एरिया, है ना, यूनिट पर एरिया का मतलब होता है जैसे मान लो आपने ये एरिया सिलेक्ट किया और इसके एक यूनिट में कितनी हो रही होगी, उस हिसाब से ओशनिक जो आपका ओपन ओशन इकोसिस्टम है उसकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो लो होती है, क्योंकि यहां पे बिल्कुल ऐसे एक साथ ही सब कुछ नहीं होता, है ना। जैसे कुछ जहां पे अच्छी धूप मिल रही है वहां पे आपको फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिल जाएंगे, कहीं जगह पे नहीं भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर यहां पर अब आप यहां इस जगह की अगर आप नेट प्राइमरी प्रोडक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू जीरो होगी, क्योंकि यहां पे जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो है ही नहीं, है ना। तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो चीजें हैं वो अलग चली जाएंगी। अब क्योंकि आपसे एनुअली पूछा है वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना, तो ये पूरा पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाएगा, पूरे के पूरे ओशन की बात हो रही है, ना कि ओशन का एक एरिया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। वैसे ही अब अगर आपसे लीफ के अकॉर्डिंग पूछ लेगा तब क्राइटेरिया जो है वो अलग हो जाएगा, तब जो चीजें हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा है तो आप सबसे पहले एरिया देखो, जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसकी प्राइमरी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? कहने का मतलब यह है क्यों इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर ओवरऑल आप देखो तो सबसे ज्यादा क्या है, अर्थ पे पानी ही है। तो पानी में जो भी आपके जगह 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 पे फाइटोप्लैंक्टन्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, साइनोबैक्टीरियाज, है ना, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो यही लोग कर रहे होंगे, क्योंकि इनको पूरे साल पानी मिल रहा है, आसानी से सनलाइट मिल रही है, ठीक है। जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ जो है वो पानी में आसानी से मिल जाएगा और 12 महीने मिलेगा। इसीलिए इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है, किसकी? ओशन की। तो बी की तो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये आएगा सबसे लास्ट में। इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर होने वाला है, तो ये दोनों तो हो जाते हैं रेस से बाहर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब मैंने आपको जब हमने लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना वो इक्वेटर के पास रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ने से जो इवेपोरेशन है वो अच्छे से हो पाती है, इवेपोरेशन होने से क्या होती है, रेन भी अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है, गर्मी होती है बारिश हो जाती है, गर्मी होती है बारिश हो जाती है। एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए बताओ मुझे क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लैंड है, पानी चाहिए, रेन वगैरह, है ना, तो वो है। कहने का मतलब यही, जितना भी न्यूट्रिएंट है ना, मैंने आपको तब भी बताया था कि वहां की सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे के सारे किस में होते हैं, फॉरेस्ट में, यानी कि ट्रीज वगैरह जो है वो ज्यादा न्यूट्रिएंट अपने अंदर रिटेन करते हैं, क्योंकि जो भी इनको चाहिए अच्छी एक ग्रोथ के लिए वो सब कुछ इनको इजिली मिल रहा है। तो अगर किसी की नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ओशन से कम होगी तो किसकी होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होगी। क्लियर होगी बात? अब अगर यहां पे देखो, अब यहां पे वर्ल्ड वाइड पूछा था, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल की पूछ ले, टेरेस्ट्रियल लैंड में ओशन तो बाहर हो जाएगा, उस केस में सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हो जाएगी। क्लियर होगी बात? अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पे देखो, सारी जगह पे जितने भी रेन फॉरेस्ट है ना वो सारे के सारे काफी लार्ज एरिया कवर अप करते हैं। तो ओशन के बाद किसका कम है एरिया, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उस क्राइटेरिया से भी आप इसको ढूंढ सकते हो। क्लियर होगी बात? तो यानी कि पहले तो आ गया कौन सा, ओपन ओशन, दूसरा आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था तो ये सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी कि बी के पीछे कौन सा आना चाहिए, ए। दोनों ऑप्शन में ए ही दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से डिकोड करना पड़ेगा तब जाके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम मार्शेस और स्वैम्प्स की बात करते हैं। मार्शेस और स्वैम्प्स, अगर आप
देखो ये दोनों क्या है, वेटलैंड्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था, क्या है ये, वेटलैंड्स। ठीक है, अगर आप एज कंपेयर टू कोरल रीफ से इनका एरिया कंपेयर करो तो मार्शेस और स्वैम्प्स का जो एरिया है वो होता है ज्यादा। ठीक है, कोरल रीफ्स जैसे मान लो ओशन है ना, अब आप बोलोगे ओशन तो हर जगह है तो कोरल रीफ्स कम कैसे, जो कोरल रीफ्स होते हैं ना वो एक साथ ऐसे पूरे एक्सटेंडेड नहीं होते, इनका जो एक फिजिकल रेंज होती है ना कोरल रीफ्स की वो बहुत कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू मार्शेस एंड स्वैम्प्स, कोरल रीफ की जो एक रेंज है ना, एक फिजिकल रेंज जहां पे ये पाए जाएंगे, ठीक है, तो ये इनकी जो एक एक्सटेंड है ना, स्पेशल एक्सटेंड है वो कम होता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर आप देखो तो सबसे कम हो जाएगी इस केस में। ठीक है, अगर पर यूनिट एरिया के हिसाब से पूछा हो, पर यूनिट एरिया के हिसाब से इस एरिया की बताओ, उस केस में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अल्गल बेड्स की और कोरल रीफ्स की रहती है। ठीक है, तो मार्शेस और स्वैम्प्स की ड्यू टू इनका एरिया ज्यादा होता है एल्गल बेड्स और कोरल रीफ से, इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी इनसे ज्यादा रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि सबसे कम जो है वो किसकी आ जाएगी, अल्गल बेड्स की, उसके बाद मार्शेस एंड स्वैम्प्स की उससे ज्यादा आ जाएगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, और सबसे ज्यादा आ जाएगी ओपन ओशन की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे हम आगे भी सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान रखना है यहां पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, ऑफ द डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो वहां पे एनुअली पूछा था, यहां पे डेली पूछ लिया। ठीक है, कि रोज की बताओ, 24 आवर्स में बताओ किसकी कितनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और किसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट लीफ एरिया। ठीक है, वहां पे देखो वर्ल्ड की नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पूछी थी, यहां पे लीफ एरिया के अकॉर्डिंग पूछ लिया है। ठीक है, इन डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम की, वहां पे एनुअल पूछी थी, यहां पे डेली पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो 3 आपको इकोसिस्टम दे रखे हैं, डिजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, सभी ऑप्शन में यही तीनों बस आगे पीछे करती है। तो चलो सबसे पहले डेजर्ट की बात करते हैं। डेजर्ट, अब देखो डेजर्ट में जितने भी पौधे पाए जाते हैं, जैसे हम कैक्टस की बात कर लें, तो उनके जो लीव्स होते हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे नॉर्मल ऐसे पत्ते वाले पौधे मिलेंगे तो वहां पे इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, इतने हार्श इन्वायरमेंट में ये सरवाइव कैसे करेंगे, ये सारा पानी तो अपना ट्रांसपिरेशन से ही लूज कर देंगे, है ना, और वहां पे वैसे ही वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसी है, लिमिटेड है, कम है। तो यानी कि लीव्स अगर ऐसे होंगे तो ये प्लांट तो वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कैक्टस जैसे जो पौधे हैं वो अपने लीव्स को ऐसे स्पाइन्स में, है ना, कांटों में मॉडिफाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रांसपिरेशन नहीं करना पड़ता और वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है, अपने अंदर वाटर जो है वो अच्छे से रिटेन करके रखते हैं ये। यानी कि कहने की बात ये है कि अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करोगे यूनिट लीफ एरिया, पर यूनिट लीफ एरिया के अकॉर्डिंग, उस केस में अब देखो यहां पे ट्रांसपिरेशन कम हो रही है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी तो कम ही हो रही होगी ना। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे देखो एक तो लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी है, ऊपर से इतना हार्श क्लाइमेट है। अगर वो ऐसे नॉर्मल लीव्स से ट्रांसपिरेशन और ये सारी रेस्पिरेशन इस तरह के प्रोसेसेस करना शुरू हो गए तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये मर जाएंगे। ठीक है, तो डेली के अकॉर्डिंग, ठीक है, रोज के हिसाब से जो पर यूनिट लीफ एरिया के हिसाब से अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखी जाए, सबसे कम होती है डेजर्ट के प्लांट्स की। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे हार्श टेम्परेचर्स रहते हैं। उसके बाद अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो देखो ये आपका ना मॉडरेट सा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहता है इनका। कैसे, अब देखना समझना। एक तो देखो यहां पे बारिश जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करें ना
तो वैसे तो देखो ऑलमोस्ट मॉडरेट सा क्लाइमेट ही रहता है। अगर ठंड पड़ेगी तब यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तब पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेन होगी तब पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं रेस में पिछड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसा यहाँ पे क्लाइमेट होगा वैसे ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो मॉडरेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में तो अभी हम पढ़ के ही आए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनपीपी जो है, ठीक है, पर यूनिट लीफ एरिया के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे ऑप्टिमल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, है ना, ज्यादा गर्मी होगी बारिश हो जाएगी, सनलाइट अच्छी रहेगी, मॉइस्चर पूरे साल जो है वो यहाँ पे बना रहेगा। बारिश हमेशा अगर मिलती रहे, सनलाइट हमेशा मिलती रहे तो पौधे को और क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी जो है वो भी तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही देंगे ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बोला था कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहने का मतलब सबसे कम वाला सबसे पहले, है ना, तो यानी कि डेजर्ट सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा किसकी थी, टेम्परेट फॉरेस्ट की उससे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाली जो आपने पढ़ी उसमें थोड़ा सा ओशंस का जिक्र था, तो इसलिए थोड़ी सी जो सीक्वेंस थी वो अलग हो गई थी। तो कहने का मतलब ये है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और आपको अच्छे खासे नंबर भी देके जाते हैं। तो ये जो एक सीक्वेंस है ना कि एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या रहेगा, उसमें याद कर लो कि सबसे ज्यादा किसकी थी, है ना, और सबसे कम किसकी रहेगी। इस तरह से अगर आप याद कर लोगे ना तो आप क्वेश्चंस को इजीली डिकोड कर पाओगे। वैसे ही पर यूनिट लीफ के एरिया के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग जो है वो किसकी सबसे ज्यादा रहेगी, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। टेरेस्ट्रियल पे पूछ लिया तब भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, है ना, और डेजर्ट की सबसे कम। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं और ये आपको फ्री के मार्क्स भी देके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जैसे यहां पे पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हमने एक लेक्चर में ना हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखी थी, इसमें वाटर के रिजर्वर्स के बारे में बात की थी। वैसे ही देखो कार्बन की भी एक रिजर्वर वाली या ग्लोबल कार्बन साइकिल चलती है, वैसे ही नाइट्रोजन की होती है, वैसे ही सल्फर की होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, वहां पे फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर की जो थी वो समझाना लाजमी लगी, इसलिए मैंने वहां पे समझा दी। वैसे तो हम एक पूरा लेक्चर जो है वो इन ग्लोबल साइकिल्स के ऊपर करने वाले कि कार्बन का रिजर्वर कौन सा है, वैसे ही सल्फर का कौन सा है। ठीक है, तो घबराइए मत, वहां पे हम इसको कवर अप कर लेंगे। लेकिन ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको आप बहुत इजीली डिकोड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब देखो, जब आपने मेरे ख्याल 7th 8th की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें भी इस तरह से एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, अदर गैसेस की कितनी है। तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे कम है। यानी कि अगर यहाँ पे ऑप्शन में एटमॉस्फेयर दिया हुआ है तो वो तो ऑप्शन कतई गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कार्बन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलता तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अमाउंट किसका होना चाहिए था, कार्बन का होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन ही है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करें ना तो लगभग 800 गीगाटन्स ऑफ कार्बन आपको इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, जो कि इन सभी से सबसे कम है। वहीं पे अगर आप प्लांट बायोमास की बात करें ना, प्लांट बायोमास ऑन लैंड, हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, सबके अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट है ना। तो कार्बन जो है एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आप जितने भी लैंड के ऊपर प्लांट्स हैं ना उनका बायोमास उठा के देखो तो लगभग 450 to 650 गीगाटन ऑफ कार्बन जो है वो आपको इन टोटल देखने को मिलेगा इनमें, प्लांट्स में। वहीं पे अगर आप सॉइल में बात करो तो देखो हार्डली या रफली बोल देते हैं हम, है ना, रफली
1500 से 2400 गीगा टन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो सॉइल में मैंने रफली क्यों कहा, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे ना, हो सकता है आपको वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा मिले, कोई फॉसिल मिल जाए, तो इसलिए वहां पे थोड़ी संभावना जो है ना कार्बन के मिलने की वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ जो है वो सॉइल की में कार्बन मिलने की जो एक संभावना है ना वो थोड़ी सी वेरी कर जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रफली लगाया कि इतनी गीगा टन ऑफ कार्बन जो है वो मिलती है। ठीक है, वहीं पे अगर आप ओशंस की बात करो तो इसमें लार्जेस्ट अमाउंट में मिलती है। ठीक है, कितना 38,000 टू 40,000 गीगा टन ऑफ कार्बन आपको ओशंस में मिल जाएगा। और किस फॉर्म में मिलेगा? डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन की फॉर्म में। ठीक है, तो लार्जेस्ट अमाउंट में आपको कहां मिल रहा है? ओशन में। तो अब बताओ लार्जेस्ट रिजर्वर कौन हुआ कार्बन का? ओशंस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? द फॉलोइंग आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स ऑन शेड लीव्स वर्सेस सन लीव्स इन ट्री स्पीशीज। ठीक है, आपको शेड लीव्स और सन लीव्स के कुछ फ्यू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, हायर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पर ड्राई वेट, लोअर डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा, thicker leaves, lower rates of dark respiration per unit area. Which one of the following combination of the above statement is correct? अच्छा, आपको ना जो स्टेटमेंट्स हैं वो मतलब शेडी लीव्स के बारे में बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट कि शेडी लीव्स के साथ क्या होगा, शेडी लीव्स के मतलब क्या क्या फीचर्स रहते हैं उनके बारे में आपको बताना है। आपको ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस मतलब 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है। अब देखो जो शेडी लीव्स होंगे ना, कहने का मतलब ये है एक तो उनको सनलाइट का एक्सपोजर कम होगा, है ना। जब भी हम शेडी लीव्स समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आ रहा है हमारे दिमाग में कि सनलाइट कम मिलेगी। और वहीं पे अगर आपको जो सन में प्रेजेंट है लीव्स उनका अगर आपको सुनाया जाए तो कहने का मतलब ये है हमारे दिमाग में आएगा कि इनको सनलाइट भरपूर मात्रा में मिल रही है, पूरे दिन मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग इन कंडीशंस को अपने दिमाग में सोच के हमें ये निष्कर्ष निकालना है कि शेडी लीव्स के साथ क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां पे सबसे पहला इन्होंने बोला है हायर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पर ड्राई वेट। तो देखो शेडी लीव्स में हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको मैक्सिमाइज भी तो करना है ना अपना लाइट एब्जॉर्प्शन। इनको ऑलरेडी सनलाइट कम मिल रही है और इनको फोटोसिंथेसिस करनी है। अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोफिल जो है वो अपने पत्तों के अंदर रिटेन कर लेते हैं ताकि लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, क्योंकि इनके पास जो लाइट है ना वो लो अमाउंट में पहुंच रही है, इसीलिए क्लोरोफिल का अमाउंट ये अपने अंदर हाई कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि शेडी लीव्स में आपको ये तो देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देखो, लोअर डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा। लोअर डेंसिटी ऑफ स्टोमेटा, अच्छा ठीक है, देखो अगर ये जो शेडी लीव्स हैं इनके ऊपर सनलाइट कम गिर रही है तो यानी कि यहां पे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा वो भी तो कम हो रहा होगा ना। अगर ट्रांसपिरेशन कम है तो इसको ज्यादा स्टोमेटा की क्या जरूरत है, इसीलिए इन पत्तों में स्टोमेटा कम होते हैं और स्टोमेटा की जगह क्या ज्यादा होते हैं? क्लोरोफिल ज्यादा होता है, क्योंकि लाइट को ज्यादा ट्रैप करना है। क्लियर है बात? क्योंकि जो शेडी लीव्स हैं वो शेड यानी कि छांव में पड़े होते हैं, छांव में उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही होती तो इतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगी, वाटर लॉस भी ज्यादा नहीं होगा। अगर वाटर लॉस ही ज्यादा नहीं होगा तो उसको स्टोमेटा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए कम मात्रा में स्टोमेटा उनके लीव्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें तो ये फॉर श्योर होगी कि आपको शेडी लीव्स में देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है? थिकर लीव्स। अब देखो थिकर लीव्स, अगर मैंने कहा कि ये शेड में रहने वाला प्लांट है, इसका पत्ता जो है वो छांव में रहने वाला है ना, और इसको लाइट कम मिल रही है। अब अगर ये इसकी जो पत्ते की विड्थ है ना, या थिकनेस है वो ज्यादा है, तो इसमें लाइट पेनिट्रेट कैसे करेगी?
लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी ना। इसीलिए जो शेड में उगने वाले पौधे होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं ना वो पतले होते हैं। कई बार आप देखना ऐसे बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, आर पार भी दिख जाता है कई बार, है ना। तो वो पत्ते पतले इसीलिए होते हैं ताकि जो लाइट है ना वो बिल्कुल डीपर, है ना, अंदर तक पेनिट्रेट करे। अगर वो डीप लीफ स्ट्रक्चर्स में पेनिट्रेट करेगी तभी तो ये ज्यादा क्लोरोफिल इसने इसीलिए बनाया ना, ठीक है। स्ट्रोमेटा को कम किया, उस जगह पे क्लोरोफिल ज्यादा लगाया, क्योंकि जितनी ज्यादा अंदर तक डीप तक लाइट पेनिट्रेट करेगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस ही कर पाएंगे शेड में रह के भी। तो यानी कि ये जो थिकर लीव्स वाला कॉन्सेप्ट है ये हो जाता है गलत। अब थिकर लीव्स जो है वो किसमें मिलते हैं? उन प्लांट्स में जो सनलाइट, जिनके ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो अच्छा खासा रहता है थ्रू आउट द डे। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ये खुद को थिक कर लेते हैं? क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ना इनके ऊपर पूरा दिन लाइट पड़ रही है, पूरा दिन सनलाइट पड़ रही है। अब इतनी सनलाइट पड़ रही है तो ये तो जल ही जाएंगे ना हीट से। इसीलिए ये क्या करते हैं, खुद का जो पत्ता है ना उसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो डीप तक उतनी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, उतनी ज्यादा हीट जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। और क्योंकि इनके अंदर स्टोमेटा भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं तो ये ट्रांसपिरेशन भी कर रहे होते हैं, जिससे कि कूलनेस बनी रहती है। क्लियर है बात? तो इसलिए थिक वाले जो लीव्स हैं वो उन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जो सन में रहते हैं ना, जिनका सन का एक्सपोजर अच्छे से मिलता है। जिनको सन का एक्सपोजर अच्छे से ना मिले, यानी कि छांव में रहने वाले पौधे, उनमें जो पत्ते हैं वो पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट इन्होंने क्या बोला है, लोअर रेट्स ऑफ डार्क रेस्पिरेशन पर यूनिट एरिया। अब देखो लोअर रेट ऑफ डार्क रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन आपने अगर देखो फोटोसिंथेसिस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस पढ़ो, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो जो है वो पड़ी हुई है फोटोसिंथेसिस की, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सबसे पहले तो वो देखो, क्योंकि आपको फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 है ना, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ये पता होनी चाहिए कि डार्क रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट्स बने हैं उन्हीं को तो आप डार्क रिएक्शन में यूज करके आगे जो है वो उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उससे एनर्जी बना रहे हो, वही प्लांट्स यूज करेगा। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है, लोअर रेट ऑफ डार्क रेस्पिरेशन, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होने के बाद डार्क रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है ना वो यहां पे कम बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर शेड में पड़ा हुआ है ना प्लांट तो उसकी ऑलरेडी देखो एक तो लाइट कम है और वो अडेप्ट कर चुका है कि इसको कम ही लाइट मिलेगी, है ना। और अब क्योंकि लाइट कम है तो इसको इतनी ज्यादा रेस्पिरेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर रेस्पिरेशन ही बहुत ये ज्यादा नहीं कर रहा है तो उसके इसको इतनी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है। और आपको ये पता है ऑलरेडी कि जब हम लाइट रिएक्शन करते हैं उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसको आप यूज करके डार्क रिएक्शन में लेके आते हैं, है ना। प्लांट जो है वो उनको यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में, फिर उनसे आगे प्रोडक्ट बनाते हैं और एट लास्ट जो है वो एनर्जी बनती है। तो अगर लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट्स ही कम बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस ही कम हो रहा है, तो डार्क रिएक्शन भी कम होगी, और डार्क रिएक्शन कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होगी, यानी कि इसको अपने काम करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी सही है। तो जो शेड में रहने वाले प्लांट हैं एक तो उनमें क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा लाइट को ट्रैप कर सके, स्टोमेटा कम होता है क्योंकि उतना ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता तो उनको ट्रांसपिरेशन करने की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, डार्क रिएक्शन वो कम करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लाइट रिएक्शन ही उनकी बॉडी में कम होती है, कम प्रोडक्ट बनता है, जिससे डार्क रिएक्शन भी कम होगा और एट लास्ट एनर्जी भी कम बनेगी और उनको अपने काम करने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए, क्योंकि वो रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस जो हैं उनमें उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, द माइक्रो क्लाइमेट एट द ग्राउंड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ। अब देखो माइक्रो क्लाइमेट आ गया। एक लेक्चर में हमने माइक्रो क्लाइमेट की बात की थी, कैसे बनता है कैसे नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आपने अभी तक लेक्चर्स गो थ्रू नहीं किए हैं, सबसे पहले तो लेक्चर्स गो थ्रू करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आइए। ठीक है, अभी बोल रहा है ईच कर्व ए टू डी in the diagram below shows the temperature profile collected above and below the bare ground.
ठीक है, तो ये जो आपको ये दे रखे हैं ना पॉइंट्स A B C D, ये आपको एक्चुअली में अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस दी हुई हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल आपको दी हुई है। ये है ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से ऊपर वाली साइड को अलग अलग देखो हाइट सबकी अलग अलग है ना। अब ये बोल रहा है शोन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एट डिफरेंट टाइम्स ओवर 24 आवर पीरियड। ठीक है, तो 24 आवर पीरियड है ना, 24 घंटे का हमारा पूरा दिन होता है, उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पे ये अलग अलग टेम्परेचर के पॉइंट्स आपको दिए हैं कि किस टाइम पीरियड पे क्या टेम्परेचर रहेगा, वो आपको गेस करके बताना है। ठीक है, वैसे इसमें गेसिंग की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ ऐसे देखने से तुम्हें खतरनाक लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट देखो, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अब बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। ठीक है, ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइम पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करो विद इन द डायल पीरियड। तो 1 to 4 आपको जो है वो बताना है कि इनमें से इमीडिएट आफ्टर सनराइज वाला पॉइंट कौन सा होगा, नून कौन सी होगी, इमीडिएटली बिफोर सनसेट वाला टेम्परेचर प्रोफाइल कौन सी होगी, और मिडनाइट वाली कौन सी होगी। मैच द टेम्परेचर प्रोफाइल्स विद द करेक्ट डायल पीरियड। ठीक है, आपको करेक्ट टेम्परेचर प्रोफाइल के साथ इनको मैच करना है। चलिए अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आजकल गर्मियां हैं, दिन में टेम्परेचर जो है वो अबव 30 ही रहता है ना, और रात में अराउंड 30, 28, 25 ऐसे चला जाता है। वहीं पे सर्दियों में भी ऐसा ही होता है। सर्दियों में यही टेम्परेचर जो है वो मतलब जब दिन निकलेगा, धूप आएगी, तो अराउंड 30, 25, 18 ऐसा चला जाता है। और जब रात होती है तो यही टेम्परेचर कई बार जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है, और 4 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस ऐसे चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है, दोनों केसेस में चाहे आप देखो कोई भी मौसम ले लो, हमेशा जो मिडनाइट होती है ना, रात वाला जो समय होता है, उसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं होती। क्लियर है बात? सनलाइट नहीं होती, यानी कि जो मिडनाइट वाला टेम्परेचर है वो होना चाहिए पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा कम। और अब इस डायग्राम को देखकर मुझे बताओ कि आपको कहां पे सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। देखो, ये है टेम्परेचर रेंज, यहां से टेम्परेचर अगर इस तरफ को जाओगे तो बढ़ रहा है, यानी कि इससे पीछे वाला जो टेम्परेचर है वो कम होगा ना। अगर मैं यहां पे मान लू कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, देखो ये जो ग्राफ है ना वो तो ऐसे ही बना होगा ना, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे, ऐसे ही तो बनाते हो आप लोग ग्राफ। अब यहाँ पे जहां से जिस पॉइंट से ये शुरू हो रहा है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही हुआ ना, इस साइड को जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इससे पीछे वाला जो होगा वो टेम्परेचर कम ही होगा ना। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लू कि मुझे नहीं पता अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है क्या है, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे इस साइड को जा रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, इस साइड को जा रहा है तो टेम्परेचर कम है, यानी कि पूरे के पूरे 24 घंटे के पीरियड में जो सबसे कम टेम्परेचर है वो किसका होता है? मिडनाइट का होता है ना, रात का होता है। तो मिडनाइट वाला सबसे कम है, यानी कि ए वाला मिडनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता है? इससे कम टेम्परेचर तो पूरे दिन में किसी भी टाइम पे नहीं जाएगा ना, यानी कि ए वाला जो है वो किसके साथ जाएगा? फोर्थ वाले के साथ। तो ऑप्शन बी में फोर्थ है और ऑप्शन डी में भी फोर्थ है। क्लियर है? अब देखो मिडनाइट में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका ये ग्राउंड है ना, जैसे यहाँ पे मतलब मान लो घर है आपका और ये ग्राउंड वाला हिस्सा है, ये धूप जब चली जाती है ना तो ये जो गर्माहट होती है ना, गर्म हवा, वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर में भी ऑलरेडी ये चीज समझाई थी जब हम माइक्रो क्लाइमेट समझ रहे थे कि गर्म हवा जो है ना वो ऊपर उठ जाती है, और इस जगह को कवर अप करने के लिए जो ठंडी हवा है ना वो यहाँ आ जाती है। यानी कि रात के टाइम पे जो ग्राउंड वाला ग्राउंड है ना आपकी, जो ये धरती वाला हिस्सा, ये कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ धरती का टेम्परेचर देखोगे तो कम होगा और ऊपर हवा का टेम्परेचर देखोगे तो ज्यादा होगा। क्लियर है बात? यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि जो पॉइंट ए है वो तो जाएगा किसके साथ? मिडनाइट के साथ। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर बी पे। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। अब जब मान लो कि मिडनाइट से दोबारा से अब क्या होना है? सुबह होनी है, तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है।
ठीक है, अब मान लो कि ये है पॉइंट सनसेट सनराइज का, ठीक है, फिर ये है टाइम आफ्टरनून का, ये है टाइम सनसेट का, और फिर आ गई मिडनाइट। अब मुझे ये बताओ कि मिडनाइट से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कहां हो सकता है? ठीक है, कहां हो सकता है? या तो ये पीछे की तरफ को हो सकता है, या तो ये आगे की तरफ को हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही सनराइज होता है ना, तो ग्राउंड तो अभी भी कैसा है, ठंडा पड़ा हुआ है एज कंपेयर टू जो ऊपर की हवा है ना, वो गर्म होती है। बट जैसे ही सनराइज हो गया, अब यहां पे डायरेक्ट रेज पड़ेंगी और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा 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 वार्म अप होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो ये रेंज है ना, वो ऐसे देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था और फिर वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम है और वो ज्यादा हो रहा है। इसीलिए आप देखो यहां से टेम्परेचर कम है और ये कैसा हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यानी कि मिडनाइट के बाद सनराइज होगा, तो बी वाला पॉइंट जो है, क्या वो इमीडिएटली बिफोर सनराइज हो सकता है, या फिर सनसेट है, सॉरी ये है ना, इमीडिएटली आफ्टर सनराइज ये हो सकता है। यानी कि बी जो है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब देखो दोनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है, यानी कि हमें बाकी जो बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं उनसे डिकोड करना पड़ेगा। उसके बाद सी पॉइंट देखो, अब क्या होगा, सनराइज के बाद आप मुझे बताओ कि क्या होगा, नून होगी। नून में जो आपका टेम्परेचर है वो तो बिल्कुल पीक पे होता है ना, वो तो बिल्कुल पीक पे होता है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो ये वाला है, डी वाला, ना कि सी वाला। तो यानी कि यहां पे टेम्परेचर अगर सबसे ज्यादा है, और आप देखो कि यहां पे ये जो हवा है ना, जो नून वाली है ना, अब देखो ग्राउंड पे बिल्कुल डायरेक्ट हीट पड़ रही है, तो यानी कि यहां पे तो भीषण गर्मी होगी। तो टेम्परेचर प्रोफाइल मैक्सिमम होना चाहिए नून में या नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होगा। इसीलिए जो नून वाला है वो कौन सा पॉइंट होगा, डी होगा, और जो बचा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, जो सी बचा आपके पास वो कौन सा था, वो था राइट बिफोर सनसेट। यानी कि यहां पे अब देखो जब सन सेट हो गया, ठीक है, सन जो है वो यहां से चला गया, अभी भी धरती आप देखोगे ना, आपने कभी फील किया होगा कि जैसे ही सन सेट हो जाता है ना, धरती में से ऐसे ना भड़ास सी निकल रही होती है, यानी कि धरती जो है वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही होती है और यहां से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है। अब क्योंकि यहां पे जो हीट है वो पूरे दिन की एक्यूमुलेट हुई है, पूरे दिन का ये जो सरफेस है वो पूरा का पूरा गर्म हुआ है, तो ये एक तो ये तो धीरे 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 कूल डाउन हो रहा है, ऊपर की हवा जो है वो और ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क तो होगा ही ना, सनराइज से टेम्परेचर थोड़ा सा जो है वो बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो पीक पे, डी नून में वो पीक पे गया होगा, अब शाम को उतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि बिल्कुल दिन में होती, क्योंकि डायरेक्ट एक तो सनलाइट भी पड़ रही है, ऊपर से इतनी गर्म हवा भी चल रही है। ठीक है, तो डी वाला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, नून वाला हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर अपने पीक पे होता है। फिर जब जो सन की रेज है वो चली गई, सनसेट हो गया, अब एक तो वहां से हीट हट गई, लेकिन ये जो भड़ास है ना धरती की, जो ये गर्म हवा है, ये तो ऊपर उठेगी ही उठेगी, और इससे आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी टाइप फील होती है। ठीक है, और रात में ये हवा जो है वो पूरी ऊपर जो है वो चली जाती है और ग्राउंड जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से जो है वो 24 आवर का जो पीरियड है वो इस तरह से माइक्रो क्लाइमेट बनता जाता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, वहां पे भी मैंने ये चीज समझाई थी लेक्चर में कि माइक्रो क्लाइमेट कैसे बनता है ना, कैसे बारिश होती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर अब आप बनाना चाहो तो ए के साथ जाएगा 4th, बी के साथ कौन सा जाएगा 1, सी के साथ कौन सा जाएगा 3rd। ठीक है, 3rd क्या है, इमीडिएटली बिफोर सनसेट, और डी के साथ कौन सा जाएगा 2, यानी कि नून, अपने पीक पे होता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, ये आपकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट और कुछ जरूरत नहीं थी, सिर्फ जो आपने बचपन से पढ़ा हो उसको अप्लाई करना था यहाँ पे। ठीक है, आपकी कॉमन सेंस को अप्लाई करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप कैन बी व्यूड एज
आइलैंड्स ऑफ हैबिटेट इन एन ओशन ऑफ नॉन हैबिटेट। देखो ये बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये पूरी धरती है और इस जगह पे क्या है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पे अगर फॉरेस्ट है तो यहाँ पे ज्यादा स्पीशीज भी होंगी, यहीं पे ज्यादा स्पीशीज होंगी ना, यहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते सब कुछ मिल रहा है उनको, ठीक है, रहने के लिए जगह मिल रही है, अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर कोई फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है, छोटा सा हिस्सा है जो जिसपे छोटा सा फॉरेस्ट है, उसको आप कैसे देखते हो, जैसे कि ये पूरा ओशियन है और इसके बीच में क्या है, छोटा सा आइलैंड, वैसे ही हुआ। तो ये बोलता है मैकआर्थर एंड विल्सन्स आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट पैटर्न्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस। बिल्कुल सही बात है। अब देखो हमने वहां पे लेक्चर फर्स्ट में आई थिंक सो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाने के लिए चाहिए ना, वो हमने वहां पे डिस्कस किया था। वैसे तो हम आने वाले लेक्चर्स में पूरा आइलैंड बायोजियोग्राफी बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, लेकिन अगर आपने लेक्चर 1 देखा हुआ है तब भी आप इजीली इस क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे अलग अलग फॉरेस्ट फ्रेगमेंट के ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया है कि वहां पे क्या हो रहा होगा, बताओ। आपको राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है ग्राफ का। देखो सबसे पहले तो एक क्विक रिकैप करते हैं, क्या पढ़ा था हमने मैकआर्थर एंड विल्सन की जो आइलैंड बायोजियोग्राफी थी। हमने बोला था कि ये कोई मेनलैंड है जहां पे स्पीशीज भरी पड़ी हैं, ठीक है। अब एक है साइज के बेसिस पे अगर आप देखो तो एक छोटा और बड़ा आइलैंड है ना, बड़ा बना लो इसको, ठीक है, एक बड़ा आइलैंड है, और एक जो है वो कैसा है, एक पास में है, ठीक है। अगर साइज के बेसिस पे देखो तो एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इन दोनों को एक सेम डिस्टेंस पे बनाते हैं। ये है आपकी मेनलैंड, ठीक है, दिस इज योर मेनलैंड। अब इससे क्या है, इन्होंने बोला कि एक साइज के बेसिस पे डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। और एक जो है वो मेनलैंड से कैसा है, एक जो है वो पास में है और एक जो है वो दूर में है, ठीक है, चाहे इनका साइज जो है वो सेम ही है। अब बताओ कि किसमें स्पीशीज जो है वो जाएंगी। तो वहां से इन्होंने कंक्लूड किया कि अगर दोनों का अगर साइज का ही सिर्फ फर्क है और इतनी दूरी नहीं है, दोनों की सेम दूरी है, तो जो लार्ज वाला आपका आइलैंड है उसमें स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एरिया ज्यादा है और वहां पे अडेप्टेशन, हैबिटेट, ये सब कुछ इजीली मिल जाएगा, रिसोर्सेज वगैरह सब इजीली मिल जाएंगे और ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे और ज्यादा स्पीशीज को ये अपने अंदर अटेन कर सकता है ना। वहीं पे अगर पास और दूर की बात की जाए तो जो पास वाला मेन आइलैंड है उसमें स्पीशीज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होंगी, ज्यादा खुद को क्या करेंगी, वहां पे अडेप्ट करवाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जब उनको सेम रिसोर्सेज सब कुछ सेम लैंड यहाँ पास में मिल जा रहा है तो क्यों वो दूर ट्रैवल करेंगे, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे यूज करना है। अब अगर आप ग्राफ ए को देखो क्या बता रहा है ये, एक तो सबसे पहले देखो ग्राफ्स में दिखा क्या रहा है, स्पीशीज रिचनेस और एरिया का एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, ठीक है। अब अगर ग्राफ ए देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो लार्जर फॉरेस्ट फ्रेगमेंट है, जैसे जैसे लार्जर फॉरेस्ट फ्रेगमेंट हो जा रहा है वैसे ही स्पीशीज रिचनेस भी साथ साथ में बढ़ी जा रही है, क्योंकि ज्यादा हैबिटेट, ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वहां पे तो ज्यादा स्पीशीज आएंगी, है ना। तो यानी कि ये तो कहीं ना कहीं आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बी वाले को देखो, ये इसका उल्टा कह रहा है कि अगर जितना बड़ा फ्रेगमेंट एरिया होगा उतनी ही कम स्पीशीज रिचनेस जो है वो होगी। तो यानी कि ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि बी वाला ग्राफ तो कतई नहीं हो सकता। तो बी वाले जो ऑप्शन है उनको तो एलिमिनेट कर दो, सी और डी जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्होंने बोला सी और डी, इन दोनों में से अब कौन सा होगा। देखो अगर आप डी वाले ग्राफ को देखो, क्या है ये, हमने एक और चीज वहां पे डिस्कस की थी कि जैसे ही स्पीशीज जो है वो एंटर होती है ना, कॉलोनाइज करती हैं, जो वहां पे एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं वो उतने ही रेट से क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आई बात, मैंने कहा जितने नंबर ऑफ स्पीशीज या जितने रेट से
जो यहाँ पे न्यू स्पीशीज हैं वो कॉलोनाइज करेंगी, उतने ही रेट से जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही स्पीशीज होंगी वो एक्सटिंक्ट करना शुरू हो जाती हैं। ये भी आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल में था, ठीक है, हमने इसके बारे में बात की थी। अब अगर आप डी वाला जो ग्राफ है उसको देखो, उसमें ये एक इक्विलिब्रियम बता रहा है ना, इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी, जहां पे वो ये बताते हैं कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन यानी कि एक्सटिंक्शन के बीच में एक बैलेंस बनता है। जितनी न्यू नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो यहाँ पे इमिग्रेट करेंगी, उतने ही नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो वहां पे रहने वाली जो ऑलरेडी रह रही होंगी एग्जिस्टिंग स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये बैलेंस बनता है तभी जाकर के कोई न्यू स्पीशीज जो है वो वहां पे कॉलोनाइज हो सकती है, ठीक है, एक स्टेबल बायोडाइवर्सिटी बन सकती है। तो यहां पे अगर आप डी वाले को देखो, जितनी न्यू स्पीशीज यहां पे आ रही है ना, डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट, अगर डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट है उतनी ही न्यू स्पीशीज जो है वो वहां पे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसको फॉलो कर रहा है। अब अगर आप देखो ये डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट देखो, जितना ज्यादा नियरेस्ट फ्रेगमेंट का डिस्टेंस है उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस हो सकती है क्या? देखो ना यहाँ पे ये डिस्टेंस टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा और ज्यादा पास में है, ठीक है, और जो स्पीशीज रिचनेस है वो फ्रेगमेंट, अब देखो ना यहाँ पे देखो स्पीशीज रिचनेस कहाँ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितना कम डिस्टेंस है उतनी ही ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। यानी कि जो डी वाला ग्राफ है वो तो बिल्कुल सही मैकआर्थर और विल्सन की आइलैंड बायोजियोग्राफी को फॉलो कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्राफ नंबर ए और डी जो है ये बिल्कुल सही डिपिक्ट कर पा रहे हैं आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और डी आपका सही आंसर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो जो मैकआर्थर और विल्सन का मॉडल था ना, उन्होंने सबसे पहली बात तो ये देखो लार्जर फ्रेगमेंट का, क्यों हम लार्जर फ्रेगमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लार्जर फ्रेगमेंट होगी उतना ज्यादा वो लाइफ को सपोर्ट कर सकती है, उतनी ज्यादा स्पीशीज वहां पे आकर के रह सकती हैं, वहां पे हैबिटेट अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी मिलेगी, ठीक है। दूसरा स्पीशीज रिचनेस जो होती है ना वो डायनेमिक होती है। कहने का मतलब ये है कि एक जितने रेट से इमिग्रेशन हो रही होगी ना और जितने रेट से एक्सटिंक्शन हो रही होगी, इनके बीच में एक बैलेंस बनता है, तब जाके स्पीशीज रिचनेस होती है वहां पे उस जगह पे। इसी इन दो चीजों के अकॉर्डिंग ही तो हमने ये ग्राफ्स चूज किए। यहां पे देखो ना, जितने डिस्टेंस है टू नियरेस्ट फ्रेगमेंट उतनी स्पीशीज इंचेस इन फ्रेगमेंट है ना, यानी कि स्पीशीज रिचनेस मान लो, ठीक है। तो और यहां पे देखो जितना ज्यादा फ्रेगमेंट का एरिया ज्यादा है उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। तो ये दोनों जो ग्राफ हैं वो एक ही थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो मॉडल था मैकआर्थर और विल्सन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रासलैंड प्लॉट्स विद वेरिंग नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज वर कल्टिवेटेड फॉर 10 years. At the end of the experiment, total plant cover was measured. Soil nitrogen was also measured to assess its utilization by plants. The relationship are shown in the following plots. तो आपको प्लॉट दिया हुआ है, एक तो टोटल प्लांट कवर का और कितने नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे थे, प्लस जितने नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज वहां पे थे उन्होंने नाइट्रोजन कितनी यूज की और जितनी सॉइल में रहेगी उसका आपको डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंसेस कैन आएगा यहाँ पे, है ना, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। तो इस अबव एक्सपेरिमेंट को देख के आप क्या स्टेटमेंट जो है वो प्लॉट कर सकते हैं उसके बारे में आपसे पूछा है। देखो अगर आपको ज्यादा स्पीशीज रिचनेस बतानी है, अभी हम पढ़ के आए, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्पीशीज रिचनेस रहती है, ठीक है। वैसे तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम इसकी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है ना, जिनको आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके भी डिकोड कर सकते हो, इसलिए मैंने इनको उठा लिया है। अब देखो यहां पे देखो, देख रहे हो टोटल प्लांट प्लॉट,
तो जितनी ज्यादा कवरेज है एक प्लॉट की, है ना, जितना ज्यादा साइज है उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप देखो तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज हैं उतना ही कम सॉइल में क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, यानी कि इन्होंने अच्छे से नाइट्रोजन को क्या कर लिया होगा, यूटिलाइज कर लिया होगा। जो भी सॉइल में रिसोर्सेज होंगे जैसे नाइट्रोजन होगी, इन्होंने नाइट्रोजन को रीड आउट किया कि क्या बचा, है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज थी उन्होंने उतने अच्छे से नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर लिया। इसीलिए जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज है वहां पे कम नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में मिल रही है। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो, जब भी कहीं पे रिचनेस जो है ना, स्पीशीज रिचनेस जो है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इससे इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है ना वो आ जाती है। इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो भी इनहैंस हो जाती है, प्लस न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी अच्छी होती है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिफरेंट स्पीशीज होती है ना वो अलग अलग डिफरेंट नीचेस को डिफाइन करती है ना। हर एक, देखो आपको जब हम नीच वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें आप पढ़ोगे, एक होती है फंडामेंटल नीच, है ना, एक होती है रियलाइज्ड नीच। ठीक है। अब क्या होता है, जो फंडामेंटल नीच होती है ना वो उसकी ओरिजिनल नीच होती है कि किसी भी चीज को उगने के लिए ना वैसा एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर कोई कंपटीशन उसको नहीं मिला तो हाँ वो कहीं और किसी जगह को भी जो है वो कवर अप कर ले रहा है, दैट इज इट्स रियलाइज्ड नीच। ठीक है। तो जब ऐसी इनहैंस हो जाती है ना इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वहां पे अच्छे से चल रही है, तो डिफरेंट स्पीशीज जो है वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट नीचेस को यूज करते हैं, रिसोर्सेज को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने लग पड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए अगर आप यहां पे, अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ग्रासेस इन प्लॉट्स विद लोअर स्पीशीज रिचनेस एनरिच सॉइल नाइट्रोजन देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट कवर। तो ये तो नहीं हो सकता ना, अगर वो नाइट्रोजन यूज ही नहीं करेंगे तो ज्यादा प्लांट कवर कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बी वाला देखो, प्लॉट्स विद ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस शोड ग्रेटर स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, एंड मोर एफिशिएंट सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने ज्यादा एक तो स्पीशीज रिचनेस दिखाई, ज्यादा ग्रेटर स्टेबिलिटी मिली, और अगर वहां पे ज्यादा नंबर में ग्रो कर रही है तो उन्होंने नाइट्रोजन को भी अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, है ना, और किया है, ये आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड भी देख लेते हैं, प्लॉट विद ग्रेटर स्पीशीज रिचनेस यूटिलाइज नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली बट वुड नॉट शो इंक्रीज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब देखो ये कैसे हो सकता है, अगर स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, उसने नाइट्रोजन जैसे सोर्सेज को भी अच्छे से यूज किया है, तो फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा ना। उसके बाद लास्ट देखो, नो कोरिलेशन कैन बी ड्रॉन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड, अब देखो ये तो गलत ही हो जाएगा, सामने सामने उन्होंने रिलेशनशिप आपको दिखाए हुए हैं ग्राफ में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज ट्रेट शोड दैट विद इंक्रीज इन लाइफ स्पैन। आपको जो है ना इस सेंटेंस को कंप्लीट करना, आपको देखना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा सही फिट बैठ रहा है इसके ऊपर। पहला क्या दिया हुआ है देखो, specific leaf area increases whereas leaf nitrogen and net photosynthesis rate decreases। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है, स्पेसिफिक लीफ एरिया, लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीजेस। अच्छा, तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है, स्पेसिफिक लीफ एरिया के बारे में बताया है, ठीक है, फिर लीफ नाइट्रोजन के बारे में बताया है, और फिर नेट फोटोसिंथेसिस रेट बताया कि क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है। चलिए अच्छा इसको समझते हैं आप कैसे होगा ये। अगर आपको लीफ लाइफ स्पैन इंक्रीज करनी है, लीफ लाइफ स्पैन इंक्रीज किसी भी पेड़ की, है ना, या किसी भी इकोसिस्टम में, अगर पेड़ जो है वो बहुत सालों तक जीवित रह रहे हैं ना, कहीं जंगलों में कहीं पे भी, तो कहने का मतलब यह है कि उनका लीफ लाइफ स्पैन इंक्रीज हो चुका है।
और अगर कहीं भी किसी भी पेड़ का है ना या किसी इकोसिस्टम का लीफ लाइफ स्पैन इंक्रीज कर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि अब ये जो प्लांट्स है ना ये एक स्ट्रेटजी यूज करने शुरू हो गए हैं जिसमें ये रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी अपना लेते हैं वो, ठीक है, कंजर्विंग, ठीक है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जो लीफ के ट्रेट है ना वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्गर लीफ स्पैन की बात की जाए, लीफ लाइफ स्पैन की बात की जाए तो वहां पे डिक्रीज्ड स्पेसिफिक लीफ एरिया एक फैक्टर होगा कि स्पेसिफिक एरिया लीफ का जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा लॉन्गर लाइफ स्पैन जो है वो उस पेड़ की, उस पौधे की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर लॉन्गर लाइफ स्पैन चाहिए तो लो लीफ नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए। जिस लीफ में जितना कम अमाउंट में नाइट्रोजन मिलेगा उसके उतनी ही जो लाइफ स्पैन है ना पेड़ की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, लीफ की जो लाइफ स्पैन है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? तीसरी, रिड्यूस्ड नेट फोटोसिंथेटिक रेट, ठीक है। जितना ज्यादा नेट फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा उतनी ज्यादा लाइफ स्पैन जो है वो ज्यादा होगी लीफ की, ठीक है। अब आगे चल करके ना हम एक ट्रेड ऑफ करके टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आता है जिसमें मतलब ये ट्रेड ऑफ होता क्या है, बेसिकली ट्रेड ऑफ होता किसके बीच में है, तो बिटवीन रिसोर्स कंजर्वेशन एंड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, ठीक है, कि रिसोर्स कंजर्वेशन हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि जब लाइफ स्पैन इंक्रीज करना होता है पेड़ का तो वो एक स्ट्रेटजी यूज कर लेता है, रिसोर्स कंजर्व करना शुरू कर देता है जो कि उसके लीफ के जो ट्रेट्स हैं उनको अफेक्ट करता है। अब अगर लॉन्गर लाइफ स्पैन चाहिए तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, या तो लीफ का जो स्पेसिफिक एरिया है वो कम हो, लीफ में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम होना चाहिए, और जो नेट फोटोसिंथेटिक रेट है वो भी कम होना चाहिए। यानी कि जो ट्रेड ऑफ है ये जब आपको रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है तो इसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी के साथ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। जो पौधा है वो इन दोनों के बीच में ही है ना, जब रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है तो वो कम फोटोसिंथेटिक अपनी एफिशिएंसी यूज करेगा, और जब फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी तो रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ अफेक्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ चलता है, ठीक है। अब ये एक जनरल सा क्वेश्चन था, अगर आप इसको ये ट्रेड ऑफ वाले कॉन्सेप्ट से ना भी देखो तब भी कहीं ना कहीं आप इसका आंसर ढूंढ लेते, ठीक है। अगर आप नहीं भी ढूंढ पाते तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम आगे चल के भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर होगी बात? अगर आपको यहाँ पे इस चीज को समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रेड ऑफ वाला टॉपिक करेंगे वहां पे भी हम एक बार इसको देख लेंगे। अभी मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया कि अगर लॉन्गर लाइफ स्पैन चाहिए तो क्या क्या तीन चीजें होनी चाहिए। डिक्रीज्ड स्पेसिफिक लीफ एरिया, है ना, तो यानी कि स्पेसिफिक एरिया जो है वो कम होना चाहिए। ये देखो, स्पेसिफिक लीफ एरिया डिक्रीजेस वेयर एज लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीजेस, तो यहां तो नहीं हो सकता, है ना। स्पेसिफिक लीफ एरिया लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीजेस, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीनों चीजें डिक्रीज करती हैं, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, तीनों चीजें कम होनी चाहिए, तभी जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ती है और रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो हो पाती है। क्लियर होगी बात? तो आज के लिए साथियों सिर्फ इतना ही। बायोकेशन एकेडमी जैसे कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई में
दिसंबर का जो CSR एग्ज़ाम है उसको टारगेट करने के लिए एक न्यू बैच लॉन्च कर रही है, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज़, 6,000 रुपीज़। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपको मिलेंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें विजिट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस जो हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। लेक्चर्स आप कॉन्टिन्यूस रखें ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी साथ साथ में कर पाएं, और इससे जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, इकोलॉजी से, वो हम इजीली जो है वो कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।